नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का इस डिजिटल कक्ष में स्वागत है। इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण हम जो पढ़ते हैं उसमें एक जो महत्वपूर्ण विषय है वो चौहान वंश से संबंधित है। तो एक पहले लेक्चर में हमने चौहानों राजवंश की उत्पत्ति और मूल स्थान को लेकर बातचीत की थी। इस व्याख्यान में चौहान सत्ता का विकास जो है, यानी प्रारंभिक चौहान शासकों ने किस तरह अपने आप को व्यवस्थित किया, इस पर चर्चा करनी है। तो चौहानों का प्रारंभिक इतिहास एवं वंशावली की जानकारी द्वितीय विग्रहराज के विक्रम संवत 1030 के हर्ष अभिलेख, सोमेश्वर के विक्रम संवत 1226 के बिजोलिया शिलालेख और तृतीय पृथ्वीराज यानी राय पिथौराज जो मुख्य इनका शासक है उसके राज दरबारी कवि जैनक भट्ट के पृथ्वीराज विजय काव्य से होती है। नयचंद्र के हमीर महाकाव्य में और चंद्रशेखर के सुरजन चरित में भी पृथ्वीराज विजय के आधार पर ही चौहान वंशावली और इतिहास के दर्शन होते हैं। राजशेखर अपने प्रबंध काव्य में वासुदेव की तिथि विक्रम संवत 608 अर्थात 551 ईस्वी बताता है, किंतु उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती है। इस तरीके से वासुदेव जो एक आदि पुरुष चौहानों के हैं वहाँ से इनका इतिहास प्रारंभ होता है और उसके बाद सामंत राज जो दिखाई पड़ते हैं ये प्रतिहारों के सामंत के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने सामंत राज का समय 7वीं शताब्दी के मध्य में रखा, किंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा सामंत राज का समय 7वीं शताब्दी के तीसरे चतुर्थांश में रखते हैं। नरदेव से गोपेंद्र राज तक सामंत देव का उत्तराधिकारी नरदेव हुआ और वहाँ से लेकर के नरदेव से लेकर गोपेंद्र राज तक बिजोलिया अभिलेख में पूर्णता मिलती है और अगले शासक के रूप में पूर्णतल अर्थात पुंतला जोधपुर का एक गांव का शासक उसे बताया गया है नरदेव को। इस तरह से नरदेव एक गांव का जो शासक था, आप पाते हैं उस सत्ता का चरम उत्कर्ष जिसे हम अगले व्याख्यान में पूरा करेंगे। तो नरदेव जो है उस पुंतला गांव का एक शासक बताया गया है बिजोलिया अभिलेख में, और सामंतराज का पुत्र जयराज अथवा प्रथम अजयराज हुआ। उसके बाद उसके पुत्र प्रथम विग्रहराज तथा प्रथम चंद्रराज और गोपेंद्र राज नामक 2 पौत्रों ने राजगद्दी संभाली। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक आता है वो दुर्लभ राज प्रथम, यानी प्रथम दुर्लभ राज भी अपन कह लें। तो गोपेंद्र राज के पुत्र प्रथम दुर्लभ राज ने मालवा के प्रतिहार शासक वत्सराज के साथ सैनिक यश और सफलता प्राप्त की, यानी वत्सराज के साथ ही दुर्लभ राज का नाम मिलता है। पृथ्वीराज विजय से इंगित होता है कि उसे अपनी तलवार को गंगा और समुद्र के संगम स्थल यानी गंगा सागर में स्नान कराया और गौड़ देश पर विजय प्राप्त की। राघनपुर अभिलेख से पता चलता है कि वत्सराज ने खेल खेल में ही गौड़ राज्य की लक्ष्मी अपने अधीन कर ली तथा गौड़ राज्य के 2 क्षेत्रों को छीन लिया। उस समय उसका प्रतिद्वंदी गौड़ राजा धर्मपाल था। ऐसा मालूम चलता है कि प्रथम दुर्लभ राज उसकी सैनिक सज्जा का एक मुख्य घटक रहा होगा। अब इसके बाद प्रथम गुबक से चंदन राज तक का जो समय है वो भी उल्लेखनीय है। दुर्लभ राज का पुत्र गुबक हुआ। हर्ष शिलालेख से पता चलता है कि गुबक ने नागौ लोक में दरबार में वीर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की तथा उसने कुल देवता श्री हर्षदेव के मंदिर का निर्माण कराया। बिजौलिया शिलालेख से पता चलता है कि प्रथम गुबक का पुत्र द्वितीय चंद्रराज हुआ। तो द्वितीय चंद्रराज के बाद जो एक प्रमुख महत्वपूर्ण शासक आता है वाकपति राज आता है। तो चंदन राज की रानी रुद्राणी से उत्पन्न पुत्र वाकपति राज
का शासन चौहान वंश के इतिहास में महत्वपूर्ण है। हर्ष अभिलेख में उसे महाराज की उपाधि दी गई है। पृथ्वीराज विजय उसे 188 विजयों का श्रेय देता है। हर्ष प्रस्तर अभिलेख की सूचना से ज्ञात होता है कि बागपति ने अपने अधिराज की आज्ञा से अंत देश की और तेजी से आते हुए एक तंत्रपाल को लौट जाने को विवश कर दिया। ऐसा माना जाता है कि यह तंत्रपाल गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिपाल का कोई राज्यपाल अथवा सूबेदार रहा होगा। बागपति राज के बाद सिंह राज नाम के शासक का इतिहास मिलता है। चौहान सत्ता के विकास के रूप में सिंहराज का भी कार्यकाल उल्लेखनीय है। बागपत के बाद विंध्यराज हुआ। यह बागपति का पुत्र प्रतीत होता है, किंतु इस विंध्यराज के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तत्पश्चात उसका छोटा भाई सिंहराज राजा हुआ। हर्ष प्रस्तर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने तोमर नायक सलवण को मारकर उसके मित्रों को भगा दिया अथवा कारागार में डाल दिया और उन्हें छुड़ाने के लिए स्वयं रघुकुल चक्रवर्ती को उपस्थित होना पड़ा। सबसे मुख्य बात यह है कि सिंहराज समकालीन राजनीति में स्वतंत्र रूप से भाग लेना प्रारंभ कर चुका था। प्रबंध कोश और हमीर महाकाव्य से ज्ञात होता है कि सिंहराज ने हेजुद्दीन अथवा हेतिम नामक किसी मुसलमान सेनापति को जेटन नामक स्थान पर पराजित किया, किंतु अभिलेखों तथा पृथ्वीराज विजय में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चौहान सत्ता के विकास में जो अगला महत्वपूर्ण शासक आता है वो सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय, या जिसे द्वितीय विग्रहराज कह लें, राजगद्दी पर बैठा। तो विग्रहराज के यश का उल्लेख विक्रम संवत 1030 यानी वही हर्ष अभिलेख में दिखाई पड़ता है। विग्रहराज ने अपनी मुख्य सफलता गुजरात के शासक मूलराज प्रथम के विरुद्ध प्राप्त की। हर्ष अभिलेख में इस चर्चा को स्थान नहीं दिया गया है। कारण ये हो सकता है कि उसके प्रशासन के बाद की घटना थी। पृथ्वीराज विजय तथा सुरजन चरित से पता चलता है कि विग्रहराज प्रथम ने आक्रमणकारी के रूप में मूलराज को दबाते हुए कथा दुर्ग में शरण लेने को विवश कर दिया। उसके राज्य के मध्य से होकर भृगुकच्छ नामक तीर्थ तक पहुंचकर वहां आशापुरी माता का मंदिर बनवाया। आपको पता है प्रारंभ में बताया कि आशापुरी इनकी माता के रूप में, चौहानों की कुलदेवी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। प्रबंध चिंतामण से भी इस बात की पुष्टि होती है। मेरुतुंग का कथन है कि बारी बारी से बारप और सपाद लक्ष्य के राजा से निपट लेने की चालुक्य राज की योजना सफल नहीं हुई और उसे चौहान राज के सम्मुख संधि का प्रस्ताव लेकर जाना पड़ा। इस तरह से बागपति राज से जो विकास दिखाई पड़ता है वो विग्रहराज तक काफ़ी आगे फैल चुका था और फिर द्वितीय दुर्लभ राज से प्रथम पृथ्वीराज तक यानी लगभग 973 ईस्वी से 1105 ईस्वी का जो समय है वो चौहान सत्ता के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्वितीय विग्रहराज निसंतान था, अतः उसके बाद उसका छोटा भाई द्वितीय दुर्लभ राज गद्दी पर बैठा। हर्ष अभिलेख के श्लोक संख्या 26 से दोनों भाइयों के आपसी प्रेम व सहयोग का परिचय प्राप्त होता है। दुर्लभ राज के 2 निजी अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, किंतु उसमें कोई राजनीतिक महत्व की बात नहीं की गई है। उसके बाद उसका पुत्र गोविंदराज राजगद्दी पर बैठा। राजशेखर अपने प्रबंध काव्य में उसे ही गंड नाम देते हुए महमूद सुल्तान के ऊपर विजय का श्रेय देता है। फरिश्ता के अनुसार महमूद को अपने 1024-25 के आक्रमण के समय मारवाड़ का माल छोड़कर सिंध के मार्गों से इस कारण जाना पड़ा कि अजमेर के राजा ने गुजरात के राजा भीम के साथ एक बहुत बड़ी सेना से उसका मार्ग रोक कर रखा था। पृथ्वीराज विजय अथवा पहले के अन्य किसी अभिलेख या साहित्यिक साक्ष्य में यह चर्चा नहीं मिलती है, अतः गोविंदराज के हाथों महमूद की पराजय का उल्लेख सही जान नहीं पड़ता है। दूसरी बात, एक बात मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि गंड नाम का शासक चंदेल वंश में भी एक मिलता है, जो बुंदेलखंड एरिया में काफ़ी प्रभावी और चंदेलों का एक यशस्वी राजा रहा है, जिससे
जिस समीकरण पर अभी हमें लगता है कि जो पूर्व मध्यकाल के इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत विचार नहीं किया है। तो इस तरीके से गोविंदराज के हाथों महमूद की पराजय का उल्लेख सही नहीं जान पड़ता है। गोविंदराज का पुत्र द्वितीय बागपतिराज अगला राजा हुआ। राजशेखर अपने प्रबंध कोश में उसे सुल्तान का वध करने वाला कहते हैं। हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र भी यही कहते हैं कि उसने हजीमुद्दीन नामक इस्लामी शासक को पराजित कर मार डाला। किंतु इसके विपरीत पृथ्वीराज विजय से यह ज्ञात होता है कि चामुंड राज के पुत्र तृतीय दुर्लभ राज को मातंगों के विरुद्ध अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इससे यह ज्ञात होता है कि आगे लंबे समय तक चलने वाले तुर्कों से चौहानों के संघर्ष का प्रारंभ चौहान सत्ता के विकास के समय शुरू हो गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के मतानुसार तृतीय दुर्लभ राज का अंत गजनी का शासक इब्राहिम ने किया, जिससे 1079 ईस्वी में पश्चिमी भारत पर एक जबरदस्त सैनिक अभियान का श्रेय मिलता है। चौहान चालुक्य तृतीय दुर्लभ राज के भाई और उत्तराधिकारी तृतीय विग्रहराज के समय भी जारी रहा। तो ये जो तनाव था चौहानों और चालुक्यों के बीच, इसका फ़ायदा इस इब्राहिम नाम के गजनी के शासक को मिला और ये यहाँ पैर जमाने में सफल रहा। वापस आगे तृतीय विग्रहराज के बाद उसका पुत्र प्रथम पृथ्वीराज चौहानों का राजा हुआ। उसके समय विक्रम संवत 1162 का एक अभिलेख शेखावाटी के रेवासा नामक स्थान के निकट स्थित जीर्ण माता नामक देवी के मंदिर से प्राप्त होता है, जो उसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी उपाधियों की श्रृंखला प्रदान करता है। पृथ्वीराज से ज्ञात होता है कि पुष्कर तीर्थ में ब्राह्मणों को लूटने वाले 700 चालुक्यों का वध किया। प्रथम पृथ्वीराज कर्णदेव 1064 से 1094 ईस्वी जिसका शासनकाल है, और जयसिंह सिद्धराज 1094 से 1142 ईस्वी का समकालीन था। 12वीं सदी के लिखे गए कुछ जैन ग्रंथों में कहा गया कि उसने रणथंबोर के जैन मंदिरों के ऊपर कनक कलशों की स्थापना की। पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि सोमनाथ के मंदिर के मार्ग में उसने अन्न सत्र स्थापित किया। इससे पुष्ट होती है कि रणथंबोर पर उसका अधिकार था, और दूसरे यह कि स्वयं शैव होते हुए भी वह जैन तथा अन्य सभी धर्मों का संरक्षक और आश्रयदाता रहा था। अब जो चौहान सत्ता के विकास में अगला महत्वपूर्ण शासक आता है अजय राज। इस अजय राज का जो शासनकाल है वो 1105 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य रहता है। तो अजय राज ने लगभग 25 वर्ष तक चौहान सत्ता के विकास में योगदान दिया, और इनकी अजय राज की प्रमुख विजयों में मालवों पर विजय इनकी उल्लेखनीय है, जिसमें इन्होंने विक्रम संवत 1162 के बाद राजगद्दी पर बैठने के बाद ये मालवों पर विजय स्थापित की। जो सोमेश्वर का बिजोलिया शिलालेख है वो सूचना देता है कि परमार चौहान सीमाओं पर अवंतीराज नरवर्मा की सेनाओं से अजय राज की जमकर लड़ाई हुई और विजय श्री अजय राज को प्राप्त हुई। तुर्कों से भी अजय राज ने संघर्ष किया। पृथ्वीराज विजय का कथन है कि अजय राज ने गजन मातंगों को हटाया। यहाँ गजन गजनी के लिए और मातंग मुसलमान आक्रांताओं के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। अजय राज निर्माण कार्यों में भी आगे था। पृथ्वीराज विजय की सूचना है कि उसने अपने नाम पर अजमेर नगर बसाकर उसे अपनी नई राजधानी बनाया, जो अनेक मंदिरों के कारण देवताओं का वास स्थल बन गई थी। जयानक उसकी प्रशंसा करते थकता नहीं है और कहता है कि वह काव्य धन्य नहीं है जिसमें इस नगर का वर्णन न हो। तो वर्तमान अजमेर नगर का जो सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है वो पृथ्वीराज विजय काव्य में चित्रित हुआ है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के मतानुसार यह नगर मुसलमानी आक्रमणों के लिए पहाड़ी पर स्थित होने के कारण अधिक उपयोगी जान पड़ा होगा। अजय राज के बाद अर्णोराज का शासनकाल भी चौहान सत्ता के विकास में उल्लेखनीय है। अर्णोराज ने 1130 ईस्वी से 1150 ईस्वी के मध्य लगभग 20 वर्ष तक
चौहान सत्ता के विकास में योगदान दिया। अजयराज के बाद उसका पुत्र अर्णोराज यह जो गद्दी पर बैठा, उसके नाम के कई पर्याय मिलते हैं, जैसे आणा, आनाक, अन्ना, अनलदेव अथवा आनलदेव। अर्णोराज ने एक शक्तिशाली और विजेता राजा के रूप में अपने समकालीन राजनीति में भाग लिया और अनेक सफलताएं पाईं। उसके 2 अभिलेखों में उसे महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां दी गई हैं। इनकी विजयों में भी जो प्रमुख रूप से है वो तुर्क विजय है, जिसमें अर्णोराज की शिव से तुलना करता हुआ उन्मत्त मातंग राजाओं के आक्रमण का काव्यात्मक विवरण देता है जैनक पृथ्वीराज विजय काव्य में। इसी तरीके से अजमेर संग्रहालय से प्राप्त होने वाली चौहानों की एक खंडित प्रशस्ति में कहा गया है कि मारे हुए तुर्कों के रक्त से लाल हो जाने वाली अजमेर की भूमि ने अपने स्वामी का विजयोत्सव मनाने के लिए मानो गहरे लाल रंग के कपड़े पहन लिए हों। अर्णोराज की अगली जो विजय है वो नरवर्मा नामक शासक पर हुई। बिजौलिया अभिलेख से ज्ञात होता है कि अर्णोराज व अजयराज ने नरवर्मा को पराजित किया। अजमेर संग्रहालय की प्रशस्ति में वह नाम स्पष्ट रूप से नरबम दिया हुआ है। इस युद्ध के बारे में इतना ही मालूम चलता है कि अर्णोराज के सैनिकों ने हारे हुए मालवेस की सेना के हाथियों पर अधिकार कर लिया था। जो अर्णोराज की अगली महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो चालुक्यों से संघर्ष में दिखाई पड़ती है। कुमारपाल के अनिलवाड़ की गद्दी पर बैठने के थोड़े दिनों के भीतर ही अर्णोराज ने उसके राज पर चढ़ाई कर दी। इसकी सबसे पहले सूचना हेमचंद्र अपने द्वादश्य काव्य में देता है। उसका टीकाकार अभय तिलक कवि स्थलों की व्याख्या करते हुए बताता है कि अर्णोराज ने कुमारपाल को कमज़ोर समझकर गुजरात पर आक्रमण कर दिया। प्रबंध चिंतामण के अनुसार चाहड़ नामक जय सिंह सिंहराज के प्रतिपन्न गोद लिए हुए पुत्र ने स्वयं को अपमानित समझकर पहले तो कुमारपाल के सामंतों और राजा अधिकारियों को घूस हाथ देकर अपनी ओर मिलाया और पुनः अर्णोराज से मिलकर उसके साथ गुजरात की सीमाओं पर चढ़ाई कर दी, किंतु आबू के पास लड़े गए युद्ध में दोनों ही हारे। जैन ग्रंथ इस संबंध में यह भी बताते हैं कि अर्णोराज ने इस अवसर पर कुमारपाल के विरुद्ध अनेक राजाओं का एक सैनिक संघ तैयार कर रखा था, जिसके मुख्य थे मालोराज बल्लाल। उन दोनों ने उत्तर और दक्षिण की सीमाओं और दिशाओं में एक साथ आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो उपर्युक्त जो ये बातें हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो इस युद्ध में पहल अर्णोराज ने ही की थी, यह स्पष्ट है, और वही आक्रामक था। राजशेखर के प्रबंधकोश और उसके बाद अनेक जैन ग्रंथों में दोनों राजाओं के बीच होने वाले युद्ध का कारण बताया गया है कि अर्णोराज ने शतरंज खेलते समय एक चाल पर कहा सुनी के बाद अपनी रानी देवल देवी को अनादरपूर्वक लात से मार दिया। उसने अपने भाई कुमारपाल के पास जाकर अर्णोराज से बदला लेने को कहा और युद्ध छिड़ गया। दीवान बहादुर हरबिलास शारदा ने इस बात का समर्थन किया है, किंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा यह साबित करने के लिए प्रमाण देते हैं कि देवल देवी नाम ना तो कोई कुमारपाल की पुत्री थी नाम की इस तरह की, और ना ही अर्णोराज की रानी थी। अतः युद्ध के कारण के विषय में हम कोई निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सकते हैं। इस तरह से जो चौहान सत्ता का विकास है वो चालुक्यों से संघर्ष, अर्णोराज के संघर्ष के बाद और दिखेगा, और अगले व्याख्यान में हम चौहान सत्ता के चरमोत्कर्ष की बात करेंगे, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ और बीजल देव जो विग्रहराज बीजल देव और राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय की बात करेंगे। इस संदर्भ में, आज के व्याख्यान के संदर्भ में यदि आपको कोई जिज्ञासा, संशय और प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट अवश्य दें। और धन्यवाद।